नमस्कार। आम बीमारियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उस श्रृंखला में आज मैं आप लोगों से डायबिटीज़ फुट के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज़ रोगियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है। और वैसे भी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में हम लोग चीन के बाद द्वितीय स्थान पे आते हैं डायबिटीज़ मरीजों की संख्या में। और चूँकि इतनी बड़ी तादाद डायबिटीज़ रोगियों की है हम लोगों के पास, तो लाजमी है कि उसमें डायबिटीज़ के रोगियों में होने वाले जो पैरों की बीमारियां हैं वो उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा होगी ही। तो इस संबंध में जानकारी हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे मरीजों को अपने पैरों को गंवाना पड़ जाता है। तो आज इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप सभी जानते हैं कि पूरे डायबिटिक फुट अल्सर का जो इंसिडेंस कहा जाए, मतलब इनके होने की जो दर है, वो पूरे विश्व में लगभग 9.1 टू 26.1 मिलियन प्रति वर्ष लोग इस डायबिटिक फुट से आक्रांत होते हैं। और लगभग 15 से 25% डायबिटीज़ के रोगी जो हैं उनको अपने जीवन काल में कभी न कभी ये डायबिटिक फुट का कोई न कोई कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ जाता है। भारतवर्ष में, अपने देश में देखा जाए तो 1 लाख रोगियों, डायबिटीज़ के मरीजों को अपने पैरों को गंवाना पड़ जाता है, एम्पुटेशन कराना पड़ जाता है। ये डाटा वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का है। और हम सभी जानते हैं कि अभी लगभग 77 मिलियन डायबिटीज़ हम लोग के देश में हैं और इनमें से लगभग 25% लोगों को किसी न किसी रूप में डायबिटीज़ के पैरों का विकार, ये छोटे से घाव के रूप में, छोटे अल्सर के रूप में हो, या फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन, फुट अल्सर और गैंग्रीन हो जाए, जिसके चलते उसके शरीर में जहर सेप्टिसीमिया होने की संभावना रहती है, जिसके चलते उनका लिम्ब को, पैरों को काटना पड़ जाता है। तो इस तरह की समस्या हो सकती है। तो लगभग जितनी 77 मिलियन पॉपुलेशन में लगभग 25% लोगों को ये इस तरह का विकार पैरों में कभी न कभी झेलना पड़ जाता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे इस 77 मिलियन जो पॉपुलेशन अभी हम लोगों के पास हैं डायबिटीज़ के, उसमें और दिनानुदिन इजाफा होते चला जा रहा है। और जैसे जैसे डायबिटीज़ मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे ही डायबिटीज़ से होने वाले पैरों में जो जितने विकार उत्पन्न होते हैं, डायबिटिक फुट के कॉम्प्लिकेशंस भी उसी तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। और डायबिटीज़ में होने वाले पैरों में जो विकार हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि ये 45 वर्ष से ज़्यादा के मरीजों में ज़्यादा होता है। और कारण आप सभी जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कारण यही है कि डायबिटीज़ के मरीज़ अपने शुगर का अगर अच्छा से कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर उनका खून में उनके शुगर की मात्रा बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ रह जाता है, तो वो डायबिटीज़ के मरीजों में जो है नर्व्स को अफेक्ट करता है, स्नायु तंत्र, जिसके चलते हमारा मसल्स काम करता है, या हम लोग किसी तरह का सेंसेशन, संवेदना को पहचान पाते, जैसे कि ठंडा गर्म लगना या चुभना या प्रेशर का महसूस करना। ये सब जो है हम लोग उसी नर्व्स, स्नायु तंत्र के द्वारा पहचान पाते हैं। तो अगर बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर अनियंत्रित रह जाए, जितनी मात्रा रिकमेंडेड है उससे अगर बहुत ज़्यादा रह जाती है, तो ये उस तरह का कॉम्प्लिकेशंस, नर्व्स का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण इस नर्व का कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ होता है कि हमारे पैरों में जो रक्त की नलियाँ खून को ले जाती हैं, उनमें भी धीरे धीरे अवरोध उत्पन्न हो जाता है और
हमारे पैरों को खून का सप्लाई कम होने लगता है। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं, ये एक नर्व्स का डिसफंक्शन होना, नर्व्स की कमी आ जानी, नर्व के फंक्शन में कमी आना, और पैरों में खून का प्रवाह, रक्त का संचार भी अवरुद्ध हो जाना, ये दोनों घटनाएं मिलके हमारे पैरों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लगभग उसके लिए प्रोन बना देता है, और हम लोग डायबिटीज़ फुट का कॉम्प्लिकेशंस को हम लोगों में उत्पन्न हो सकता है। ये दो घटनाएं हैं ही, और आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे जितने भी शरीर के सेल्स हैं उसमें अगर ब्लड में रक्त में शुगर की मात्रा अगर बढ़ी रह जाए तो इन्फेक्शन को भी जल्दी होता भी है, और इन्फेक्शन को दूर होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ये तीनों चारों जो घटनाएं हैं, ये एक साथ मिलकर डायबिटीज़ फुट का पैदा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आज जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हम लोग डायबिटीज़ के मरीजों में होने वाले आम पैरों में जो विकृतियां होती हैं, या पैरों में जितने तरह के और बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे। तो कॉमन जो बीमारियां जो पैरों में डायबिटीज़ के मरीजों में, ऐसे अन्य लोगों में भी हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों में ये कुछ ज़्यादा ही होती है और ज़्यादा सीरियस रूप में होती है, इसलिए इनकी जानकारी हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के रोगी इन बातों से अगर अपने को अवगत रखते हैं तो समय पर ये इसका संज्ञान ले सकते हैं, और अपने को डायबिटीज़ के जो खतरनाक दुष्परिणाम हैं डायबिटीज़ में पैरों में होने वाले, उससे अपने को बचा सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग जिसका नामकरण किया जाता है कि एथलीट्स फुट। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। वो फंगल, आप जानते हैं कि फंगस भी एक जीवाणु का एक प्रकार है, और वो फंगल इन्फेक्शन पैर में हो जाता है, जिसके चलते एथलीट फुट्स का कंडीशन पैदा होता है। इस कंडीशन में पैरों में खुजली हो सकती है, पैर लाल हो सकता है, पैरों के जो चमड़ी हैं उसमें थोड़ा सा क्रैकिंग हो सकता है, और उस क्रैक के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसमें प्रवेश कर जाता है, और जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी कष्ट झेलना कभी कभी पड़ सकता है। तो एथलीट फुट्स जो है यूजुअली साधारणतया जो है फंगल इन्फेक्शन के चलते होता है, फफूंदी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके चलते होता है। और अगर इसका सही समय पर अगर इसकी पहचान हो जाए तो इसका निराकरण संभव है। लोकल फंगल ऑइंटमेंट, मलहम जो है वो लगा के, या फिर कभी कभी सिस्टमिक मुंह से खा के एंटी फंगल ड्रग को लेके हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जो दूसरा कंडीशन जो पैरों में अधिकांश डायबिटीज़ के मरीजों में देखा जाता है, वो फंगल इन्फेक्शन नेल्स का। नाखून, बहुत लोगों के नाखून को देखा, लोग कॉमन टर्म में इसको बोलते हैं कि नाखून सड़ गया है। आपने देखा हो कि नाखून जो है उनके नाखून जो है डिस्कलर होने लगते हैं, पीला दिखने लगता है, ओपेक। जैसे नॉर्मल आदमी का, स्वस्थ आदमी का नाखून जो है एकदम शाइनी होना चाहिए और थोड़ा सा रेडिश पिंकिश दिखना चाहिए, लेकिन उनका स्किन एकदम ओपेक होने लग जाता है और ब्राउन, येलोइश ब्राउन टाइप का हो जाता है, और उसमें वो थिक, मोटा भी हो जाता है, और कड़ा, रुखड़ा टाइप का नाखून दिखने लग जाता है। और कभी कभी ये नाखून जो है अपने नाखून के बेड जो हैं उससे अलग भी होने की उसमें संभावना रहती है, तो अलग भी हो सकता है। और चूँकि सूखा हो गया, रुखड़ा हो गया, तो इसमें टूटते भी है नाखून, कभी कभी क्रैक भी हो सकता है। और ख़ासकर ये फंगल इन्फेक्शन जो बहुत देर तक अगर आपने अपने पैरों को जूते में रखा है, तो जूते के अंदर का जो मॉइस्ट और वार्म, गर्म वातावरण जो रहता है, उसमें ये फंगल को और ग्रो करने का मौका मिलता है, और ये तो और इस फंगल इन्फेक्शन से और ज़्यादा इसमें बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इसको जल्द से जल्द पहचान के इसका उपचार वही है, एंटी फंगल ऑइंटमेंट के रूप में, या फिर मुंह से एंटी फंगल गोलियां खा के आप इस फंगल इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं।
डायबिटीज़ के मरीजों में और एक जो बराबर एक बात दिखाई जाती है, ऐसे आम लोगों में भी होती है। आपने देखा हो कि कड़ा कड़ा आपके तलवे में कड़ापन आ जाता है, जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं, कैलस का फॉर्मेशन। ये कैलस क्या है? कैलस आपके सूखे हुए चमड़े हैं, ड्राई स्किन का जमाव एक जगह हो जाता है, किसी एक खास जगह में आके आपके जो स्किन चमड़े का सबसे ऊपर वाला भाग है वो कड़ा हो गया और एक जगह जमा हो गया, तो वो कैलस के रूप में बन जाता है। और साधारणतः ये आपके सोल में होता है, मतलब फुट के नीचे वाले हिस्से में सोल में होता है। और ये प्रोड्यूस किस लिए होता है, बनता किस लिए है? क्योंकि अनइवन आप प्रेशर अगर चलते समय आपके पैरों पर अगर सामान्य प्रेशर सब जगह अगर नहीं पड़े, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम प्रेशर पड़े, तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो चलते चलते उस जगह जहाँ प्रेशर पॉइंट है उस जगह में जाकर ये कैलस का फॉर्मेशन शुरू होना हो जाता है। और ये घटना अगर आपने अपने जूते खरीदे और जूता आपको अच्छी तरह अगर फिट नहीं हो रहा है, इल फिटिंग शूज़ अगर है, तो उसमें भी इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है। और अन्य अगर दूसरे तरह के और स्किन इन्फेक्शन, आपके स्किन का कंडीशन आप में था और ऊपर से ये एबनॉर्मल प्रेशर अगर चलते समय या जूतों के चलते पड़ा, तो उसमें भी ये कैलस उत्पन्न हो सकता है। तो ये कैलस जो है अगर आपके पैरों में इस तरह का अगर दिख रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि इस कैलस को रिमूव करना है या नहीं करना है। ऐसे अगर छोटा मोटा अगर इस तरह का रूखापन या कड़ापन कहीं दिख रहा हो, तो इसमें साधारणतया आप नहाने के बाद जब आपकी स्किन आपके पैरों की स्किन बाथ लेने के बाद जब थोड़े से नरम हो जाते हैं, तब एक स्टोन, जिसको हम लोग झामा ईंटा का टुकड़ा बोलते हैं, जिसको प्यूमिस स्टोन बोला जाता है, उससे लेकर आप थोड़ा सा अगर उसको रगड़ देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे सो रफ स्किन जो है, जो सूखा चमड़ा जो है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो वहाँ पर कुछ सॉफ्टनेस, मुलायम हो जाएगा और कैलस से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी उसको स्टोन से रगड़ने का करना है, तो नहाने के बाद ही, जब आपके चमड़े नरम है उस समय करना चाहिए। और प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा रगड़ना है, हल्का प्रेशर देकर, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रेशर भी नहीं डालना है, जिससे कि आपके अपने पैरों के नॉर्मल स्किन भी उससे क्षतिग्रस्त ना हो, उसका ध्यान रखना है। और कभी भी भूल कर उसको कैलस को खुद से कोई तेज़ धार ये लेके, इंस्ट्रूमेंट लेके काटने की चेष्टा ना करनी चाहिए। इससे आपके तलबे के जो महत्वपूर्ण टिश्यू है उसका डैमेज होगा और आप, हो सकता है कि अनजाने में आप बड़े अल्सर को उत्पन्न करने में सहायक हो जाए। तो इस तरह से कैलस को जब भी आप देखते हैं कि कोई ड्राई स्किन और कड़ापन के कोई एक खास जगह में, खासकर आपके तलबे के नीचे भाग में अगर हो रहा है, तो आपको इस तरह से सावधानी बरतनी है। उसी तरह एक दूसरा कंडीशन है जिसको हम लोग कॉर्न, साधारण भाषा में बोलते हैं कॉर्न। कॉर्न भी वही है, हार्ड स्किन का एक जगह जमावड़ा है। और लेकिन ये जमावड़ा कॉर्न वाले में ये बोनी प्रेम्बुनेंस, माने जहाँ पर हमारा हड्डी का उभार है उस हिस्से में ज़्यादा होता है। और ये दो उंगलियों, दो टोज माने दो अंगूठों के बीच की जगह में खासकर होता है। और इसमें भी कारण वही है कि अनइवन प्रेशर पड़ना, और ख़ासकर साधारण अधिकतर केसों में ये जो आपके अच्छे फिटिंग के अगर जूते नहीं हैं, तो उसके चलते प्रेशर शोर पड़ता है। और अगर बहुत टाइट जूते हो गए, तो अंदर में, जूतों के अंदर आपके दोनों टोस के बीच में जो रगड़ खाता है, उसके चलते इस तरह का कॉर्न जो है उत्पन्न हो सकता है। इसमें भी अगर आप बात के बाद प्यूमिस स्टोन से अगर थोड़ा सा हल्का सा उसको रगड़ के साफ़ करते हैं एक डायरेक्शन में, तो अगर हल्का फुल्का बना है तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन बहुत आदमी आजकल बाज़ार में कॉर्न प्लास्टर के बहुत बिकती हैं और ओवर द काउंटर है, कोई भी आदमी जाके ख़रीद सकता है उसको। ये मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड कॉर्न प्लास्टर आता है, जो कि आपके स्किन को मैसरेट कर देता है, वहाँ का गलाता है। एक एसिडिक सैलिसिलिक एसिड का सॉल्यूशन रहता है उसमें।
तो इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। कॉर्न प्लास्टर को कॉर्न को रिमूव करने के लिए बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कभी ना यूज़ करें, और अपने से इसको काटने की किसी तेज़ नेल कटर हो या फिर ब्लेड हो, इसको लेके काटने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ डायबिटीज़ के मरीजों में कभी कभी पैरों में फफोले दिख जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। फफोले भी वो फ्रिक्शन के चलते ही होते हैं। इल फिटिंग शूज़ इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, और ख़ासकर अगर आपने जूते बिना मोजे के पहन लिए हैं तो इस तरह का वो रगड़ से ये फफोला होने का संभावना रहता है। और इस फफोले को अगर आप ठीक से नहीं केयर करते हैं तो यही कालांतर में जाके अल्सर बन सकता है। इसलिए फफोलों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फफोले का जो ऊपर का स्किन है वो आपके फुट को बाहर से इन्फेक्शन अंदर न घुसने में बाधा डालती है। इसलिए उसका तुरंत उसको फोड़ना नहीं चाहिए फफोले को, और उसको एक कोई एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट जो है वो लगाइए, उसके ऊपर लगाइए। कोई मुलायम बैंडेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये उसके अंदर का फ्लूइड शोषित हो जाएगा और ये कालांतर में अपने आप हील कर जाता है। लेकिन इसका उचित देखभाल ज़रूरी है। अगर बहुत उत्साह में आके इसको आपने काट दिया और प्रॉपर उसका केयर नहीं किया तो इन्फेक्शन आपको पैरों में जा सकता है और आप फिर मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक और कंडीशन जो अधिकांश लोगों में और नॉर्मल लोगों में भी और डायबिटीज़ के मरीज़ों में अक्सर देखा जाता है, इसको बनियंस बोलते हैं। ये जो है इसमें होता क्या है कि आपके पैर जो है, खासकर अंगूठा, बड़ा अंगूठा जो है, आपका बड़ा अंगूठा जो है वो आपके दूसरे वाले अंगूठे की तरफ मुड़ने लग जाता है। जैसे बड़ा अंगूठा आपका सेकंड टो जो है उसकी तरफ मुड़ने लग जाता है, और ये अंगूठा मुड़ने के बाद जो है, जहाँ आपके अंगूठे की हड्डी आपके पैरों की हड्डी से जुड़ती है, आपके फुट की हड्डी से जुड़ती है, उस जगह पर प्रेशर पॉइंट के चलते वो लाली हो जाता है। वहाँ थिक भी स्किन हो सकता है रगड़ खाते खाते, और वहाँ का बहुत प्रोमिनेंट स्किन हो जाता है। वहाँ पर हार्डनेस भी हो सकती है। ये एक पैर में भी हो सकता है, कभी कभी दोनों पैर में भी हो सकता है। बनियंस के केसेस कभी कभी देखा ऐसा भी गया है कि फैमिलीज़ में रन करती है, मतलब अगर पिताजी को है तो बच्चों को भी हुआ, तो इस तरह का फैमिलीज़ में भी कभी कभी देखा जाता है। लेकिन अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग हाई हिल शू पहनते हैं और जिनका टो बहुत नैरो रहता है, हिल बहुत ऊंचा और पंजों का जगह सकड़ा हो, ऐसे जूते अगर इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है, आपके टोज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपका बिग टो, बड़ा अंगूठा जो है, दूसरे वाले अंगूठे की तरफ पुस्ट हो जाता है, जिसके चलते इस तरह का डिफॉर्मिटी फुट में पैदा हो जाता है। इसको हम लोग बनियंस बोलते हैं। और इसका भी इलाज जो लगभग थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करके थोड़ा सा कुछ फेल्ट या फोम का पैडिंग अगर इस्तेमाल कर लें तो उसमें ज़्यादा एबनॉर्मल रगड़ नहीं खाएगा, तो ये इसकी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है ये घटना। और कभी कभी कोई डिवाइस भी लगाना पड़ता है, दोनों बड़े अंगूठे और दूसरे अंगूठे के बीच में कुछ डिवाइस भी रख दे, जिससे कि दोनों सेपरेट हो, दोनों में रगड़ ना खाए और ज़्यादा डिफॉर्मिटी ना हो। तो इस तरह का डिवाइस भी आपको अपने डॉक्टर के सलाह से इस तरह का डिवाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस बनियन के चलते आपको बहुत ज़्यादा अगर पेन, बहुत ज़्यादा हमेशा दर्द होते रहे, या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ढंग से वो डिफॉर्म्ड आपका लगने लगे, विकृत लगने लगे, तब कभी कभी इसमें सर्जरी भी करना पड़ता है, उसको सीधा रीअलाइन करने के लिए आपके टोस बड़े अंगूठे की सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये एक स्किन है। डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत हद तक, खासकर उन मरीजों में जिसमें दोनों चीज़ अफेक्टेड है, नर्व्स का भी अफेक्टेड हुआ है और खून की सप्लाई भी उनके पैरों में अगर कम हो रही है, तो उसमें ड्राई स्किन होने की बहुत संभावना है। एकदम आपके पैरों का स्किन एकदम रूखा सूखा, और कभी कभी उसका टेम्परेचर का भी वेरिएशन ठंडा हो जाता है। तो ये यूजुअली
आप जो जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसमें डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होता है, आपके स्नायु तंत्र का विकार होता है। और उसमें न्यूरोपैथी में भी हम लोग जानते हैं कि हमारे नस जो हैं, नस का 3 मुख्य काम होता है। एक मोटर काम है जो उसकी मसल को हरकत में करना, जिसके चलते हम लोग एक अंग को हिला डुला सकते हैं, एक कोई काम कर सकते हैं, एक एक्शन कर सकते हैं। और दूसरा है कि स्नायु तंत्र, जो कि आपके संवेदना को एक पेरीफेरी से आपके सेंटर तक ले जाता है, जिससे कि आप एहसास करते हैं कि हमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, या हमें कोई चीज़ चुभ रहा है, या जलन हो रही है, या कोई दबाव है, या कोई चीज़ काँप रहा है। तो इसकी जो संवेदनाएं हैं, इसको हम लोग सेंसरी पार्ट बोलते हैं। तो एक मोटर पार्ट हुआ चलाने वाला, हिलाने वाला। दूसरा सेंसरी पार्ट हुआ जो कि जिससे कि संवेदना आपको आपके ब्रेन तक पहुंचती है। और एक तीसरा फंक्शन होता है जो कि आपके चमड़े में जितने ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स का, विशेषकर जो पसीना कराने वाली ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियां से पसीना का स्राव कराना, ये भी ये ऑटोनोमिक फंक्शन या ऑटोनोमिक नर्व है। तो सेंसरी, मोटर और ऑटोनोमिक नर्व। तो डायबिटीज़ के मरीजों में ये कभी कभी तीनों में ही विकार होता है, या फिर अधिकांशतः अगर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो गया, अगर ऑटोनोमिक जो होगी पसीना स्वेटिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें अगर विकार उत्पन्न हो गया तो आपका स्किन में पसीना नहीं आएगा। इसका मतलब है आपका स्किन ड्राई रहने लग गया। और ड्राई स्किन आप जानते ही हैं कि ड्राई स्किन जो है बहुत वल्नरेबल हो जाता है कि आपको वहाँ पर कट फट जाए, और ज़रा सा कट फट गया, स्किन में कहीं ब्रीच हो गया एक जगह, तो फिर वहीं से इन्फेक्शन एंटर करके आपको फिर कालांतर में अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है। ड्राई स्किन के लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई साफ़ सुथरा रखिए इसको, और साफ ड्राई हल्का वार्म वाटर से इसको धो के, हल्के साबुन से धो के सुखा लीजिए, और कोई उसको मॉइस्चराइजिंग लोशन उसको लगा के रखिए, स्किन को ड्राई रखिए। अगर बहुत ठंड वेदर है तो स्किन को हमेशा मोजे के अंदर रखने की कोशिश करें, और जिससे कि टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा आपके चमड़े को अफेक्ट न कर पाए। और इन्हीं सब ड्राई स्किन का अगर प्रॉपर ख्याल न रखा जाए तो कभी कभी डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटिक अल्सर डेवलप हो जाता है। और अल्सर आप जानते हैं कि अल्सर क्या है? अल्सर आपके स्किन में कहीं भी आपके स्किन की कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक हो गई, मतलब एक जगह आपने कट गया, या फिर वहाँ का स्किन का कोई हिस्सा लॉस हो गया, तो इस तरह का जो घटना हो जाती है उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। और ये कभी कभी अगर इसका ठीक से मैनेजमेंट ना किया जाए तो ये डीप वुंड में परिवर्तित हो सकता है। और ये कभी कभी हल्का माइनर एब्रेजन, हल्का चोट लग गया जिसे आपने नोटिस भी ना किया हो, या हल्का कोई चीज़ कटा, या कहीं कोई किसी रफ सरफेस पर रगड़ खा गई, खासकर जूते से रगड़ खा गई जिसको आपने ध्यान नहीं किया, लेकिन ये वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ एंट्री बन जाता है, नाइडस बन जाता है, और यहीं से वो शुरू हो जाता है। और ये बहुत धीरे धीरे डायबिटीज़ के मरीजों में ये जल्दी बढ़ता नहीं है, बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी नोटिस करते हैं कि कहीं हमारे पैरों के चमड़े में कहीं हल्का सा कट गया हो, एब्रेजन हो गया हो, या कहीं रगड़ खा गई हो, तो उसका तुरंत नोटिस में लीजिए, उसको अच्छी तरह उसका ध्यान रखिए, और उसको जो भी हो सकता है एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट वगैरह या जो भी है उसका हाइजीन मेंटेन करके उसको कोशिश किया जाए, या कभी कभी अगर इन्फेक्शन भी दिख रहा हो तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लेके उसका इलाज करना चाहिए। ऐसा देखा गया है, मैंने पहले भी कहा जब हम लोग बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन की दर की, तो लगभग 10% 10 से 15% डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटिक फुट अल्सर होने की संभावना रहती है उनके जीवन काल में। एक और कंडीशन डायबिटीज़ के मरीजों में देखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमरटोज। हेमरटोज आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को, कभी अगर आपने उनके पैरों पर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि उनके बड़े अंगूठे जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब उसके तलवे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं,
ये उनके पैरों के अंगूठे के मसल के कमज़ोर होने के चलते है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे स्नायु तंत्र की कमज़ोरी हो जाती है, तो जो हमारा स्नायु तंत्र जो मोटर जो मूवमेंट में काम करता है उस कंपोनेंट वो पार्ट जो है वो कमज़ोर के उसकी कमज़ोरी के चलते वो हमारा मसल कमज़ोर हो गया, इसलिए अंगूठा सीधा न रह के वो नीचे तलवे की तरफ झुकने शुरू हो जाता है। और ख़ासकर जो मसल कमज़ोर हो गया तो उसके जो टेंडन रहते हैं जो कि मसल को बोन से जोड़ते हैं, तो वो उनका टेंडन भी शॉर्ट होने लगता है और वो शॉर्ट टेंडन जो है खिंचाव करके वो आपके अंगूठे को आपके तलवे के नीचे ले जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग हेमरटोज बोलते हैं। कभी कभी अधिकांशतया तो ये डायबिटीज़ के मरीजों में नर्व की कमजोरी के चलते हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये फैमिलीज़ में होता है, जैसा कि बनियंस में हम लोग ने देखा था। उसी तरह ये किसी परिवार में अगर पिताजी को है तो उसके बच्चों में भी इस तरह का देखा जाता है। लेकिन ये अधिकांशतः केसेस में ये खासकर अगर आपका पैर जितने बड़े साइज़ का है लेकिन आपने छोटे आकार का अगर जूता खरीद लिया, अगर लेंथ में आपका जूता का छोटा पड़ गया, तो इस तरह का विकार हेमरटोज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो और इसके चलते आपको चलने में तो प्रॉब्लम होगी ही, और कालांतर में इसमें फिर वही छाले पड़ना या करा चमड़ा हो जाना, कैलस बनना या फिर घाव का उत्पन्न हो जाना, इस तरह का हो सकता है। तो इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर लोग जो भी आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो खासकर इसके इलाज में जो हमारे सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहायता ली जाती है, और वे लोग इसमें जो आपके जो बड़े अंगूठे जो आपके तलवे की तरफ मुड़ गए हैं उनको सीधा करके एक स्प्लिंट लगा कर, और कभी कभी एक करेक्टिव शूज़ भी आपके पैरों के हिसाब से उस तरह का जूता बना के आपको डिज़ाइनर शूज़ बना के आपके लिए दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये हेमरटोज का जो विकार है वो फिर आपका ठीक हो जाए। और बहुत अगर सीवियर केस हैं तो कभी कभी आपके अंगूठे को सीधा करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एक और बहुत कॉमन कंडीशन है जो कि अधिकांश नॉर्मल लोगों में भी होता है और डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होता है, जिसके हम लोगों ने देखा होगा कि जिसको आप कॉमन भाषा में नौहगर्रा या इन ग्रोइंग टोनेल्स हम लोग मेडिकल की भाषा में बोलते हैं, जिसमें होता है कि नाखून का किनारा वाला जो हिस्सा होता है वो आपके नाखून के चमड़े के अंदर धंस जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकता है, वहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और उसको छूने से भी काफ़ी दर्द होता है, और जिसके चलते बहुत परेशानी में आप कभी कभी पड़ सकते हैं। और कभी कभी इतना बड़ा वो घाव बन जाता है कि वहाँ से पस का डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं इन ग्रोइंग टो नेल्स, मतलब आपके नाखून का किनारा जो है वो आपके स्किन के चमड़े के अंदर घुस गया। और अधिकांशतः केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपने प्रॉपर ढंग से अपने नेल को ट्रिम ना किया हो, नाखून काटते समय अगर आपने सीधा सीधा नाखून ना काटा हो और आप जो है अति उत्साह में नाखून के किनारों को खोद कर निकालने की कोशिश की हो, तब इस तरह की बात होती है। वो नाखून आपके अंदर में जो आपका नाखून का जो ग्रोइंग है वो ग्रोइंग प्लेट अंदर की तरफ मुड़ जाता है और वो अंदर घुसने लग जाता है, और तब इस तरह की जो है घाव होना, अल्सर होना, लाली हो जाना, पस का फॉर्मेशन होना, इस तरह से होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा इल फिटिंग शूज़ हो और बहुत ज़्यादा वॉकिंग आप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह का इन ग्रोइंग टो नेल्स होने की संभावना रहती है। इसलिए आप जब भी अपने नाखूनों को काटें एकदम सामने से सीधा सीधा काटें, अपने किनारों को निकालने की कोशिश ना करें, सीधा नाखून ट्रिम करें। और अगर इस तरह की घटना अगर इनग्रोइंग टोनेल्स हो ही गया, इन्फेक्शन हो ही गया, तब तो फिर आपको सर्जन की मदद लेनी पड़ेगी। सर्जन उसमें आपके नाखून के किनारे के एक हिस्से को उसमें निकालेंगे, फिर वो ड्रेसिंग्स वगैरह होता है और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक आपको दिया जाएगा आपके इन्फेक्शन को देखते हुए, तब फिर जाके इसमें होता है, हील कर जाता है। कभी कभी आपने देखा हो कि गोल मस्से के आकार का उभाड़ जो है आपके तलवों में
और ख़ासकर बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ आपका जैसे कि बड़ा अंगूठा का जो नीचे वाला तलवा का पोर्शन, जहाँ बॉल ऑफ फुट जिसको बोलते हैं, या हील एड़ी के पास में इस समय छोटे छोटे उभार के रूप में आपको कभी कभी दिखाई पड़ता है। ये एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है। जब भी उस पर प्रेशर पड़ता है काफ़ी पेनफुल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर वार्ड्स। वार्ड्स ये अधिकतर केसेस में ये वायरस के इन्फेक्शन के चलते होता है, जो कि आपके सोल के तलवे के चमड़े के ऊपरी जो बाहरी भाग जो है उसमें इन्फेक्शन होता है, उसके चलते ही होता है। अगर इसको पहचानने का तरीका यही है कि अगर आप कुछ सावधानीपूर्वक अगर देखेंगे तो ये गोल जैसी जो आकृति है उसके मुंह पर आपको कभी कभी एक पिन होल टाइप का और एक छोटा सा टाइनी ब्लैक स्पॉट टाइप का उसमें दिखेगा उसके बीचों बीच में। तो ये यूजुअली वायरस के चलते हैं। और अगर ऐसा आपको दिखता हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसका किस तरह से इलाज किया जाए, कुछ दवा दिया जाए या इसको फिर सर्जिकली इसको रिमूव किया जाए। तो ये सब कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादातर रूप में हो सकती है, हालांकि कॉमन लोगों में भी हो सकती है। अब इन डायबिटीज़ के मरीजों को क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जिससे कि उनका जो है पैर सुरक्षित रह सके और लंबे समय तक उनका पैर जो है इस्तेमाल के लायक रह पाए, और उनको जो हमसे सबसे जो डरावना कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट एम्पुटेशन का, जिसमें कि पैरों को कभी कभी काटना पड़ जाता है, तो वैसी दुर्घटना न हो, उस दुर्घटना से बचें, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो सबसे तो प्रमुख बात है कि आप अपने डायबिटीज़ का ख्याल रखें। आप अपने शुगर की मात्रा का नियंत्रित करें। अपने चिकित्सक से समय समय पर सलाह लें। बीच बीच में आपके खून में शुगर की मात्रा का निर्धारण हो, और अगर वो आपके जो निर्धारित सीमा रेखा से अगर ज़्यादा हो, तो निर्धारित सीमा से अगर ज़्यादा हो तो आपके डॉक्टर आपको उचित दवाइयाँ देकर उसको नियंत्रण करेंगे, जिससे कि आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस न हो। तो और इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने खान पान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। नियमित जो कुछ व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम जो है उसका भी आपको करते रहना है, और कुछ दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको तो लेना ही लेना है। पैरों को आप अपने पैरों का बहुत ही ख्याल रखें, बल्कि ऐसा कहा गया है और ऐसा मानना है और वो आवश्यक भी है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने चेहरे से भी ज़्यादा अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैर अगर आप पैर आपके सही सलामत हैं, दुरुस्त हैं, तो आप ज़िंदगी अपना जीवन यापन करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो पैरों का ख्याल प्रतिदिन आप अपने पैरों को ज़रूर देखें, उसका इंस्पेक्शन अपने से खुद देखें। अगर खुद झुक के देखने में अगर आपको असुविधा हो किसी कारणवश, तो अपने किसी फैमिली परिवार के सदस्य को अपने पैरों को रोज़ देखने दें, जिससे कि वो पता चल सके कि कहीं आपका इस तरह का कटा फटा नहीं है, कहीं लाली नहीं है इस तरह का, तो कहीं घाव तो नहीं बन रहा है। रोज़ कम से कम अपने पैरों को हल्का गुनगुना पानी और कोई माइल्ड सोप से एक बार धोना चाहिए। हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों को थोड़ा सा एक सावधानी और बरतना चाहिए कि आप गुनगुने पानी से तो ज़रूर पैरों को धोएं, लेकिन पानी का टेम्परेचर को टेस्ट करने के लिए आप अपनी उंगली का प्रयोग न करें, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में जैसा कि मैंने पहले कहा कि न्यूरोपैथी के चलते आपके गर्म ठंडा का एहसास का सेंसेशन आपके उंगलियों से बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए आपको अपनी उंगली से छुएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना गर्म है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को गर्म पानी के इस्तेमाल का जो सावधानी बरतने के लिए कहा था, उसमें आप अपने किहुनी को डुबाकर उसको कितना गर्म है उसका एहसास लिए, तब आप धोइए। अगर उचित बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो या बहुत ठंडा ना हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा अपनी किहुनी के टेम्परेचर से यहाँ से। तो उससे फिर हल्का गुनगुना हो, जो कि जिससे आपका हाथ जले नहीं, उससे धोइए। हाथों को साफ़ कपड़ों से सुखा लीजिए, और पैरों को कभी भी
बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डुबा कर नहीं रखना चाहिए डायबिटीज़ को मरीजों को। और सुखाते समय, पैरों को सुखाते समय खासकर दोनों अंगुलियों के बीच के स्पेस को ज़रूर सुखाइए, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर बहुत देर तक नमी रह जाती है, जिससे कि वहाँ का स्किन जो है मॉइस्ट और मैसरेट होने लग जाता है, और वहीं से छोटा सा अल्सर बनने का संभावना ज़्यादा रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि रोज़ आप अपने पैरों को देखें कि कोई कटा, कोई छाला है कि नहीं, लालीपन है कि नहीं, कोई कैलस करापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखिए। अगर वैसा मिल रहा है तो फिर अपने चिकित्सक की सलाह लीजिए। अगर आपका चमड़ा, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूरोपैथी और खून का प्रवाह कम होने दोनों के कारण जो आपका चमड़ा जो है शुष्क शुष्क हो जाता है, एकदम सूखा सूखा और ड्राई हो जाता है, और ड्राई स्किन में अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो कोई आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन का प्रयोग करें। लेकिन ये मॉइस्चराइजिंग लोशन और क्रीम का उपयोग आप अपने पैरों की उंगलियों के बीच में, मतलब अंगूठों के बीच में न करें। आप अपने पैरों के ऊपर वाले सतह पर, तलवों में, ये सब जगह लगाएं अपने स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, लेकिन पैरों के उंगलियों के बीच में उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये स्पेस ऐसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नमी रहता है, और वहाँ पर मैसर स्किन जो है बहुत मुलायम होकर वो टूटने की संभावना, वहाँ पर ज़्यादा अल्सर होने की संभावना रहती है, इसलिए अंगूठों के बीच में इस्तेमाल ना करें। और कैलस हो या कॉर्न हो तो उसका मैंने बताया है कि नहाने के बाद जब वो थोड़ा मुलायम हो जाए तब आप उसको एक वही जो झामा पत्थर जिसको प्यूमिस स्टोन बोलते हैं, उससे आप हल्का हल्का रब करके उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। अपने पैरों के नाखून को आप कम से कम सप्ताह में एक बार ज़रूर चेक करें। अगर बड़े हो गए हों तो उनको ट्रिम करें नेल कटर से, लेकिन पूरा स्ट्रेट काटें, किनारों को ना निकालें, जिससे कि आपको इन ग्रोइंग टो नेल्स का कॉम्प्लिकेशन ना झेलना पड़ जाए। और जूतों के बारे में जैसा ने कहा कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, जैसे कैलस हो, कभी कभी कॉर्न हो या बनियन हो, ये सब के सबको उत्पन्न करने में आपका इल फिटिंग शूज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट योगदान करता है। इसलिए अपने जूतों का, आपके जूतों का, आपके पैर के आकार का वेल फिटिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप सैंडल का इस्तेमाल ना करें। सैंडल से मेरा मतलब है जिसका आगे का हिस्सा एकदम ओपन है, जिसमें कि आपके अंगूठे जो हैं या अंगूठे और बाकी 4 उंगलियां जो हैं एकदम से ओपन हो, वैसा फुटवेयर ना इस्तेमाल करें, सैंडल ना पहने। आप क्लोज टो शूज़, मतलब जिसमें कि आपका उंगली पूरा ढका हो, वैसा जूता या वैसा स्लीपर का इस्तेमाल करें। बेयरफुट लोगों में एक कॉमन भ्रांति है। अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा, बहुत लोग तो समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि अगर हम खाली पैर अगर सवेरे चले, खासकर धूप पर चले, तो हमारे आँखों की ज्योति बढ़ेगी, और बहुत ये कॉमन भ्रांति है। हम लोग हम लोग को समझाने के बाद भी बहुत लोग जो है इस प्रैक्टिस से बाज नहीं आते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को तो नंगे पाँव कतई नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने घर के अंदर जहां आप एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं तब भी आप अपने कम से कम एक स्लीपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। बेयर फुट वॉक न करें, ताकि आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि कब कोई फॉरेन बॉडी आके उसमें घुस न जाए और वहां आपको अल्सर प्रोड्यूस न करना शुरू कर दें। और जूते का इस्तेमाल, जब भी आप शू पहनते हो तो जूतों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और मोज़े आपके ऐसे होने चाहिए जो कि ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज़ हो, बल्कि थोड़ा सा आपके चमड़े से हल्का सा लूज़ ही अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। और मोज़े का इलास्टिक आप ज़रूर चेक करें, ये बहुत टाइट ना हो। अगर टाइट इलास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पैरों का जो रक्त संचार है, नीचे से जो ब्लड को रिटर्न होना चाहिए वेंस के थ्रू, वो उसमें अवरुद्ध हो जाएगा। फिर आपके पैरों में सूजन होने लगेगा, और फिर सूजन होगा तो एबनॉर्मल प्रेशर पड़ेगा आपके जूते के अंदर, आपके पैरों पर, और फिर वहाँ पर वो फफोला होना या फिर एब्रेजन हो जाना और अल्सर होना, ये सब शुरू हो जाएगा। इसलिए जूता खरीदते समय खासकर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि आप जब भी जूता डायबिटीज़ के मरीजों को जूता जो है शाम के समय खरीदना चाहिए। आप जूते की दुकान में शाम को जाएं, क्योंकि दिन भर चलने के बाद आपके पैरों में जितनी भी सूजन होनी होगी उस समय तो हुआ रहेगा। इसलिए आप जो उस समय खरीदेंगे तो थोड़ा सा आपको
आपके पैरों में जो सूजन है उसके आकार उससे फिट होता हुआ आकार का जूता आप ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग में ख़रीदते हैं और शाम तक अगर आपका पैर फूलता है तो वो जूता आपके लिए बहुत तंग हो जाएगा। इसलिए खरीदारी, जूतों की खरीदारी शाम के समय करें, जिस समय आपका पैर जितना फूलना है उतना दिन अधिकांश दिन भर के काम करने के बाद हो फूल चुका हो। तो ये ध्यान रखना है। और जब भी लें तो ऐसा जूता खरीदें जिसमें कि पंजा काफ़ी चौड़ा हो, जिसमें कि आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं, पैरों के अंगूठे जो हैं, उनको काफ़ी स्पेस मिले आराम से रहने का, एक दूसरे के साथ काफ़ी रगड़ न खाए, जिससे कि वो बनियंस डेवलप होने का चांस ना हो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि हैं तो बहुत साधारण सी बातें दिखने में लगती है, लेकिन बहुत आपके पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जूता पहनते समय बहुत साधारण सी बात, अगेन फिर मैं कह रहा हूँ, बहुत साधारण सी बात है और आप अधिकांश लोग आप ये प्रैक्टिस करते भी हैं। जूतों में पैर डालने से पहले अपने हाथ से जूते को उठा के उसके अंदर का कम से कम साफ़ सफाई कर लें। कभी कभी छोटा सा पत्थर, कंकर पत्थर का टुकड़ा या कोई नुकीला ऑब्जेक्ट उसके अंदर रह जाता है और आपने जूता पहन लिया तो वो धीरे धीरे वो प्रिक करते करते वो आपके पैरों को नुकसान कर सकता है। तो ये ज़रूर आप देखें। और अपने पैरों को बहुत अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक गर्मी से ज़रूर बचाएं। और ख़ासकर आप जब कोई गर्म सरफेस पर चलते हो, जैसे कभी कभी गर्मियों के मौसम में आप कंक्रीट के फर्श पर चल रहे हो तो जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ नंगे पैर न चलें, मोजों का इस्तेमाल करें, जूतों का इस्तेमाल करें। और बहुत ठंड अगर हो रही हो तो आप सॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, बल्कि रात में भी अगर सॉक्स पहन के भी सोएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पैर ठंड नहीं होने चाहिए। तो ये सब सावधानी रखें। और इस संदर्भ में मैं एक बात और अपने ग्रामीण इलाके में रह रहे बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि खासकर अभी जो सर्द मौसम चल रही है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक रिवाज है अलाव के पास बैठकर आग तापना, जिसको साधारण भाषा में लोग गुड़ तापना भी बोलते हैं, जिसमें कि घास फूस डाल कर एक ढेर लगाया जाता है और उसमें आग जलाया जाता है और सभी लोग बैठ के उसके इर्द गिर्द बैठ के अपने हाथ पैर को सेकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में चूँकि नर्व का डिसफंक्शन हो जाता है, न्यूरोपैथी के चलते उनको संवेदना कम होने लगती है, गर्मी ठंडा का एहसास कम होता है, इसलिए ऐसे डायबिटीज़ के मरीज़ अलाव के पास न बैठें, क्योंकि उन्हें जलन हो भी जाएगी, उनका चमड़ा जल जाएगा, गर्मी से झुलस भी जाएगा, लेकिन उनको पता न चलेगा और वे बाद में उनको फिर वहाँ पर अल्सर और स्किन का डैमेज शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन फायर के पास न बैठें। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए एक जानकारी है जिसका प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें। इससे आपके पैरों को बचाने में काफ़ी मदद लगी। अगर आप बहुत लंबे समय तक कहीं बैठना पड़ गया हो तो कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा सा अगर मौका मिल जाए तो 5-7 मिनट अगर इर्द गिर्द टहल लें, चहलकदमी कर लें। अगर उसकी भी संभावना नहीं हो तो कम से कम जहाँ पर बैठे हुए अपने तलवों को ऐसे ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे करके अपने उसको मूवमेंट, हरकत करने रहें और अंगूठों को, पैर के अंगूठों को इस तरह से सिकोड़ते रहें जिससे कि उनका मूवमेंट हो और आपका रक्त संचार उसमें होता रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण की है। और अपने डॉक्टर के पास आप नियमित रूप से कभी न कभी जाके अपने पैरों को, हो सकता है आपके डॉक्टर अगर बहुत व्यस्त हों तो आपकी और सब समस्या सुन लें, लेकिन आपको पैर को देखने का उनके दिमाग में ना आए तो आप अगर महीना 2 महीना बीत गया हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर को अनुरोध करके बोलें कि सर मेरा थोड़ा सा एक बार मेरे पैरों को भी थोड़ा झांक लें, तो ये अच्छा रहेगा। आपके डॉक्टर अगर आपके पैरों पर एक नज़र डाल देंगे तो आप उनसे पता चल जाएगा कि आपके पैरों में कोई इस तरह की विकृति हो रही है कि नहीं हो रही है। कम से कम साल में एक बार तो पैरों का एग्जामिनेशन होना बहुत ही आवश्यक है। इस पैरों के लिए एक अलग ग्रुप के डॉक्टर हो जिनको हम लोग पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। तो पोडियाट्रिस्ट की सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपके शहर में इस तरह की पोडियाट्रिस्ट की सर्विसेज उपलब्ध अगर हैं तो कम से कम 2-3 महीनों में उनके पास जाके पोडियाट्री आप करवा सकते हैं, जिसमें वो लोग बहुत सारे आपको सलाह भी देंगे और उसमें नेल्स वगैरह, स्किन का ये कैलस, कॉर्न, जितने भी वार्ट, हेमरटोज, बनियन, इन सब का इलाज वो पोडियाट्रिस्ट जो है वो आपको उसमें समझा देंगे। तो ये सब कुछ कॉमन जानकारी है।
अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि डायबिटीज़ का कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होगी, क्या हम ये जितनी बात अभी तक हम बताए हैं, कोई भी इस तरह की घटना हो तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? नहीं, छोटी सी अगर मान लीजिए हल्का कॉर्न है या हल्का कैलस है जिसको आप खुद से मैनेज कर सकते हैं और जो अभी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना दे रहा है और अब उसका आप प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, तो उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको आपको अपने पैरों को बराबर देखते हुए, अगर वे चीज़ अगर वो चीज़ अगर आपको नज़र आ जाए, तब आपको अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पैरों के स्किन में कलर अगर चेंज होने लगे, उनके रंगों में अगर परिवर्तन होने लगे, अगर बहुत अत्यधिक लाल दिख रहा हो या अत्यधिक उसमें एकदम वाइटनेस आ गया हो, जिसमें लग रहा हो कि खून दिख ही नहीं रहा हो इस तरह का, या कोई एक अलग पॉइंट पर वो कालापन आ गया हो, तो अगर इस तरह का रंग में परिवर्तन आपके चमड़े फुट के रंग में अगर फुट के स्किन के रंग में अगर परिवर्तन हो रहा हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। उसी तरह अगर आपके छूने से, फुट को छूने से अगर आपके इसके टेम्परेचर में, तापमान में अगर कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा हो, या बहुत ठंडा, मतलब कहते हैं ना मेरा पैर बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा आपके पैर, सर्द हो रहा हो आपका पैर, या छूने से आपको अत्यधिक गर्मी लग रहा हो पैरों में, तो आप अपने ज़रूर चिकित्सक से मिलें, क्योंकि अत्यधिक ठंड होना या अत्यधिक गर्म हो जाना पैर, ये दोनों ही असामान्य घटना है और ये किसी बीमारी के चलते हैं। या तो खून का प्रवाह बहुत कम हो रहा है जिसके चलते ठंडापन हो गया है, या फिर इन्फेक्शन उसमें हो रहा है जिसके चलते आप गर्मी का महसूस कर रहे हैं। उसी तरह पैरों में या टखनों में यानी एंकल में अगर सूजन हो गया हो, तो आप वापस से अपने डॉक्टर से मिले। हाँ, पैर में अगर दर्द किसी पॉइंट पर अगर शुरू हो गया, पेन हो गया हो पैर के ऊपर वाले हिस्से, तलवों में, अंगूठों के पास, अंगूठों के साइड, कहीं अंगूठों के टिप्स, कहीं भी इस सब में अगर दर्द शुरू हो गया, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिल लें। और अगर खुला कोई घाव अगर दिख रहा है, कहीं कट गया हो, फट गया हो या चमड़ा छिल गया हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और जो भी उचित वो एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं उसका इस्तेमाल करें। इन ग्रोइंग टोनेल्स, जैसा हमने कहा कि अंदर की तरफ अगर नाखून धंस गया हो और वहाँ पर इन्फेक्शन अगर शुरू हो गया हो या फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गया हो, तब आपको तो डॉक्टर से मिलना ही मिलना है बिना उनकी सलाह के, और कभी कभी इसमें माइनर सर्जरी भी करनी पड़ जाएगा। कॉर्न और कैलस जो कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा हो, जिसके चलते आपको बहुत दर्द हो रहा हो, आप ठीक से वॉक न कर पा रहे हो, तब भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। चमड़ा अगर बहुत ही ज़्यादा रूखा है, जो कि जिससे कि बार बार आपको कट फट रहा हो, तब भी। कभी कभी पैरों से, बहुत लोगों के पैरों से बहुत ख़राब दुर्गंध आने लगती है, तो बैड ऑर्डर, इस तरह का अगर दुर्गंध आपके पैरों से आ रहा हो, तब भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा ये इतना अपने पैरों, डायबिटीज़ के मरीजों को अपने पैरों की देखभाल क्यों इतनी आवश्यक है, और क्यों हम लोग इतना इन्फेसिस जोड़ देकर डायबिटीज़ के मरीजों से आग्रह करते हैं कि आप अपने पैरों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने चेहरे से भी ज़्यादा ख्याल रखें, ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर अगर न ख्याल रखें तो क्या हो सकता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशंस तो मैंने पहले भी कहा कि स्किन, चमड़ों का और बोन का, दोनों का इन्फेक्शन आपके स्किन के जरिए हो सकता है। आप जान ही रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में नर्व का फंक्शन डिरेंज्ड हो गया है, नर्व का स्नायु तंत्र आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है, आपकी खून के नली का जो डायमीटर है धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, उसमें प्लेक बनने के चलते, डायबिटीज़ के चलते, जिससे कि रक्त का प्रवाह भी कम है, और डायबिटीज़ आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, यानी कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो ये तीनों चारों फैक्टर मिलके आपके पैरों में इन्फेक्शन होने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए आप ज़रूर मिलें, और अगर इस तरह का है तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लेकर उसका इलाज करें। कभी कभी और अगर छोटा सा इन्फेक्शन को आपने ध्यान न दिया, तो ये इन्फेक्शन जो है अंदर घुसना शुरू हो जाता है आपके सुपरफिशियल स्किन से आपके मसल्स में, मसल की झिल्ली, फिर आपके बोन तक में घुस जाएगा,
और आपके बोन को भी इन्फेक्ट कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाना, और बोन के अंदर का भी वहाँ जाके पस पॉकेट बन जाता है, जिसको एब्सिस बनना, घाव बनना, एब्सिस बोलते हैं। वहाँ पस का जमाव हो जाता है, फिर उसको ओपन सर्जरी करके उसको ड्रेन करना पड़ता है। कभी कभी जो इन्फेक्टेड बोन्स है उस बोन को भी हटाना पड़ जाता है। और इस तरह के जो एब्सिस वाले मरीजों को आजकल नया टेक्निक जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देके फिर उस घाव को भराने की कोशिश की जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है। गैंग्रीन का आपने नाम सुना होगा, गैंग्रीन सूखना हो जाता है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन आपने देखा होगा, स्किन काला पड़ने लग जाता है। तो ये गैंग्रीन यूजुअली डायबिटीज़ के मरीजों में जब रक्त प्रवाह बहुत ही कम हो जाता है उसके चलते स्किन उनका जो है मरने लग जाता है। स्किन और जो भी सॉफ्ट टिश्यू हैं, बोन्स भी कभी कभी वो गलने लग जाते हैं, और इसमें ऊपर से अगर इन्फेक्शन हो गया तो और कंडीशन भयावह हो जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको जिस उंगली में गैंग्रीन हुई, जिस अंगूठे में गैंग्रीन हुई, उसको आपकी जान को बचाने के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके शरीर के अन्य भागों में न जाए, इसलिए उसको काट के आपके शरीर से अलग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुटेशन करना। और ये आप जानते हैं कि ये एम्पुटेशन डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ही लगभग 10-15% लोगों में एम्पुटेशन होती है। और आंकड़े वाइज देखा जाए तो पैरों का काटना, जो एम्पुटेशन, लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन जो है, वो सड़क की दुर्घटना में जितने लोग अपने पैरों को गंवाते हैं उसके बाद द्वितीय स्थान पर डायबिटीज़ के चलते ही लोगों को पैरों को गंवाना पड़ता है। तो ये इतनी भयावह स्थिति है। उसी तरह अगर आपके पैरों में विकार, डिफॉर्मिटी हो गया है, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी हेमेटोज होना, जिसमें कि आपके अंगूठा आपके तलवे के अंदर घुस जाता है, क्लॉ फिट होना, जिससे आपके पैरों के 5 उंगलियां ऐसे मुड़ने, पैरों के तलवों की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, और या आपके पैर पंजे का हड्डी जो है वो एबनॉर्मल उभार हो जाता है। तो ये सब जो है, कभी कभी जो हमारे फुट का आर्क जो मेंटेन हो चाहिए, आर्क मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये सब विकृतियाँ अगर आती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। खासकर डॉक्टर जो है अपने सर्जन कलीग से सलाह लेके और आपको इसको सुधार करने की व्यवस्था करवाएंगे। एक और डायबिटीज़ के मरीजों में एक और विकृति होती है कि डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के चलते आपके बोन्स बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं, और कभी कभी बोन्स, आपके पैर की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो अपने आप टूट जाती हैं, और जिसका कि आपको पता भी न चलता है। क्योंकि आपके स्नायु तंत्र कमज़ोर है, आपको पेन कैरी करने का सेंसेशन आपके शरीर में ठीक से काम कर नहीं रहा है, तो आपको दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी छोटी हड्डियाँ टूट गई। तो हड्डी जब टूट जाती है तो आपके फुट का शेप भी गड़बड़ हो जाता है। जो शेप, जिस तरह का नॉर्मल आपका पंजा मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह के फुट का एक अलग नाम दिया गया है, सार्को फुट इसको बोलते हैं। जिस वैज्ञानिक ने इसका अनुसंधान किया था उनके नाम पर कहा गया सार्को फुट। तो ये सार्को फुट उस तरह का हो जाता है जिसमें कि हड्डी भी टूट गया और उसका सेंसेशन भी ना पता चला। और इस तरह से इसमें ऐसा होता है कि छोटे बोन्स टूट के इस तरह का शेप ले लेते हैं कि जो हमारा आर्क तल ज़मीन की तरफ इस तरह का कनकेव रहना चाहिए, वो कन्वेक्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। माने गोलीय वाला भाग जो है वो पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो जिसके चलते वो आपका चलते समय आप अस्थिर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे फुट की डिफॉर्मिटी को हम लोग कभी कभी रॉकर बॉटम फुट भी बोलते हैं। मतलब गोल चीज़ जैसे रखते हैं तो कैसे आपका हिलता डुलता रह जाता है, उस तरह के आपके पैर हैं। तो सोचिए आप अगर रॉकर बॉटम फुट हो गई, सार्को फुट की डिफॉर्मिटी हो गई, तो आपको अपने चलने फिरने में कितनी दिक्कत होगी आप सोच सकते हैं। तो अगर छोटा छोटा चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाए तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी छोटी सी असावधानी से आपको अपने पैर को गंवाना पड़ सकता है। और पैरों का आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपके डे टू डे लाइफ को जीने में, वो तो जिनका पैर नहीं है उनसे पूछिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉमन जानकारियाँ जो डायबिटीज़ के मरीजों में अपने पैरों में होने वाले विकार के संबंध में जाना चाहिए, वो सब मैंने आपसे आज साझा की। डायबिटीज़ फुट तो एक बहुत ही अलग ब्रांच ही है, बहुत सारी बातें जानने की है, लेकिन कॉमन जानकारी इतनी अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं और अपने पैरों की उचित देखभाल करते हैं और उचित समय पर अपने डॉक्टर की अपने चिकित्सक की सलाह लेते हैं,
तो आप अपने पैरों के स्वास्थ्य की आप बहुत लंबे समय तक रक्षा कर सकते हैं और पैरों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।